नमस्कार छात्रों। आज हम बीए पाठ प्रथम पेपर फर्स्ट प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार में अपना जो टॉपिक चल रहा था व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका का संगठन दो प्रकार से होता है। एक सदन हो सकता है और दो सदन भी व्यवस्थापिका हो सकती है। एक सदनीय भी हो सकती है और द्विसदनीय भी हो सकती है। एक सदन वाली जो व्यवस्थापिकाएं हैं उसमें एक सदन वाली व्यवस्थापिका को एक सदनीय व्यवस्थापिका कहा जाता है और दो सदन वाली व्यवस्थापिका को द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहा जाता है। पहले एक सदनीय व्यवस्थापिका का बोलबाला था, लेकिन प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ द्विसदनीय व्यवस्थापिकाओं का विकास हुआ और आज कुछ छोटे छोटे राज्यों को छोड़कर प्राय सभी प्रजातांत्रिक देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका विद्यमान है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका संसार के लिए ब्रिटेन की एक महत्वपूर्ण देन है। अब द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में क्या तर्क है? व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के पक्ष में तथा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में निम्न तर्क है। पहला तर्क है प्रथम सदन की मनमानी पे रोक। व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के सदस्य यदि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, फिर भी एक बार निर्वाचित होने के बाद वे निरंकुशता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, तो अंकुश के अभाव में उनके नैतिक पतन की संभावना प्रत्येक क्षण बनी रहती है। लेकिन एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की निंदा करते हुए लिखा था कि शासन के उन समस्त रूपों में से जिनका ज्ञान मनुष्य के लिए संभव है, मैं किसी ऐसे शासन को नहीं जानता जो एक अकेले सर्वशक्तिशाली लोकतंत्र सदन के शासन से बुरा हो। तो शासन के द्वितीय सदन संतुलन स्थापित करता है और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। दूसरा है पहले सदन के उतावलेपन पर रोक। साधारणतया प्रथम सदन में ऐसे प्रतिनिधियों की अधिकता होती है जिनके विचार बहुत ही उग्र और क्रांतिकारी होते हैं। वे जोश में आकर कई बार कुछ ऐसे कानूनों को पारित कर देते हैं जो जनसाधारण के हित में नहीं होते हैं। तो दूसरा सदन इस प्रकार के अविचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगा सकता है। तीसरा है पुनरावलोकन का कार्य। निम्न सदन द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उसमें बहुत सी त्रुटियों की संभावना रहती है। उच्च सदन उन पर पुनर्विचार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। यह निम्न सदन से आए विधेयकों को शीघ्रता से पारित नहीं करता, जिससे जनता को विधेयक के संबंध में विचार व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। चौथी है विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व। निम्न सदन के प्रतिनिधि केवल बहुमत के प्रतिनिधि चुनाव में पीछे छूट जाते हैं। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका का देश का स्वस्थ प्रतिनिधित्व बनने के लिए आवश्यक है कि उसका आधार व्यापक हो। तो व्यवस्थापिका में व्यापकता केवल तभी आ सकती है जबकि समाज के प्रत्येक वर्ग के विचारों का सहयोग प्राप्त कर लिया जाए। पांचवा है कार्य विभाजन। लोकतंत्रवाद में आधुनिक युग में राज्य के कार्यों इतने अधिक बढ़ गए हैं कि अनेक निम्न तथा द्वारा उनके ठीक प्रकार से करना संभव नहीं है। तो द्वितीय सदन के रहते हुए व्यवस्थापिका के कार्यों का विभाजन हो जाता है और व्यवस्थापिका की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे विधेयक जिन पर अधिक मतभेद न हो सर्वप्रथम द्वितीय सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे वहां विचार होने के पश्चात प्रथम सदन का कार्य हल्का हो सकता है। छठा है कार्यपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा। दोनों सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यकारिणी को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। कई बार निम्न सदन व्यक्तियों के कार्यों की कटु आलोचना करता है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें द्वितीय सदन का सहयोग मिल जाए तो वे अपने कार्यों को अधिक आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम सदन भी उनके काम में अधिक रुकावट नहीं डाल सकता। द्वितीय सदन के होने पर कार्यपालिका को महाभियोग का भय भी कम
रहता है और वह अपना कार्य अधिक निर्भीकता से करते हैं। सातवां है जनमत निर्माण में सहायक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में कोई भी विधेयक एक सदन में पारित होने के पश्चात द्वितीय सदन में जाता है। द्वितीय सदन में उस पर पर्याप्त विचार विमर्श किया जाता है। इसी बीच प्रेस टीवी के माध्यम से निर्वाचक मंडल को विधेयक के संबंध में जानकारी हो जाती है और उस पर वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है, और एक सदनीय व्यवस्थापिका में यह संभव नहीं है। आठवां है विवेक तथा अनुभव का सदन। प्रथम सदन में अधिकांशतः कम उम्र के व्यक्ति होते हैं जिनमें अनुभव कम और जोश अधिक होता है। उनमें गहन विचार, दूरदर्शिता व भविष्य के प्रति सजगता की आशा नहीं की जा सकती। द्वितीय सदन के सदस्य अनुभवी व राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होते हैं। परिवर्तन वे भी चाहते हैं परंतु सोच समझकर। यदि द्वितीय सदन नहीं हो तो देश ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं व अनुभव से वंचित रह जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय सदन के सदस्यों में भाषण का स्तर काफी ऊंचा रहता है। इस दृष्टि से अमेरिका में सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली सदन कहा जाता है। नौवां है संघात्मक राज्य के लिए आवश्यक। संघीय शासन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरा सदन अत्यंत आवश्यक है। उसमें प्रथम सदन तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इकाइयों का नहीं, और इकाइयों के प्रतिनिधित्व के बिना दूसरे सदन की व्यवस्था की जाती है। इसलिए ये थे इसके पक्ष में तर्क। अब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में व एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। विपक्ष में क्या तर्क है? प्रथम सदन ही लोकमत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है और अंतिम सत्ता की अभिव्यक्ति जन इच्छा में होती है, जिसका प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका करती है। इस इच्छा खंड व अविभाज्य होती है, अतः इसका प्रतिनिधित्व भी एक सदन ही कर सकता है, दो नहीं कर सकते। दूसरा, प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक नहीं। द्वितीय सदन के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि द्वितीय सदन प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक लगाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि प्रथम सदन में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं, अतः प्रथम सदन द्वितीय सदन की अपेक्षा स्वतः ही शक्तिशाली होता है। फिर भी वर्तमान समय में सदनों में मतदान व्यक्तिगत आधार पर न होकर दलीय आधार पर होता है, इसलिए द्वितीय सदन द्वारा प्रथम सदन पर अंकुश का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। तीसरा है कानूनों पर पुनर्विचार के लिए अनावश्यक। यह कहना ठीक नहीं है कि प्रथम सदन द्वारा आवेश व जल्दबाजी में किए गए कानून निर्माणों को रोकने के लिए दूसरा सदन आवश्यक है। वर्तमान समय में कानून प्रथम सदन द्वारा जल्दबाजी में तथा अविचारपूर्ण ढंग से पारित नहीं किए जाते, बल्कि विधेयक के प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाता है। सदन की समितियों द्वारा विधेयक पर अच्छी तरह विचार कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। इस प्रकार विचार विमर्श की लंबी प्रक्रिया से निकलकर ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। चौथी है गतिरोध की संभावना। दो सदन होने से उनमें परस्पर मतभेद की संभावना बनी रहती है। विशेषकर उन परिस्थितियों में गतिरोध की संभावना ज्यादा हो जाती है जब दोनों सदन अलग अलग दलों का बहुमत हो, जिसका शासन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आलोचना करते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि इनकी तुलना एक ऐसी गाड़ी से की जा सकती है जिसमें दोनों ओर दो घोड़े और दोनों गाड़ियों को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। पांचवा, प्रगतिशील विधि निर्माण में बाधक। द्वितीय सदन के सदस्य प्राय अधिक अवस्था वाले होते हैं, जिनका अनुभव तो अधिक होता है परंतु दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। वे अपने पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं बल्कि मनोनयन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन व उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त करते हैं। इसलिए दूसरा सदन रूढ़िवादिता का गढ़ बन जाता है। इसका परिणाम यह है कि प्रथम सदन द्वारा पारित प्रगतिशील विधेयकों का द्वितीय सदन डटकर विरोध करता है और इस प्रकार देश के विकास की दिशा को पीछे की ओर मोड़ता है। छठा है समय व धन का अपव्यय।
द्विसदनात्मक प्रणाली में समय व धन दोनों का अपयोग होता है। कानून निर्माण में जो प्रक्रिया प्रथम सदन में अपनाई जाती है वही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी अपनाई जाती है। इस प्रकार समय की बर्बादी होती है। दोनों सदनों के होने से राज्य का खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि देना पड़ता है। अतः द्वितीय सदन एक निर्धन देश के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। और सातवां, अल्प मतों को प्रतिनिधित्व देने के अन्य साधन भी हैं। द्वितीय सदन के पक्ष में यह कहा जाता है कि विशिष्ट हितों व अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ये आवश्यक है, परंतु ये सही नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण व अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संविधान में उनके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सकती है। भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। और आठवां, संगठन में कठिनाई। द्वितीय सदन का संगठन किस प्रकार का हो, इस पर विद्वानों में एकमतता नहीं है। प्रत्येक देश में द्वितीय सदन के संगठन की प्रणाली में भी भिन्नता पाई है। भारत में राज्यसभा का संगठन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अमेरिका में सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि कनाडा में सीनेट के सदस्यों का मनोनयन होता है। और इंग्लैंड में लॉर्ड सभा का गठन सामंतवाद व वंशानुक्रम के आधार पर होता है। यदि द्वितीय सदन का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाए तो वह प्रथम सदन की पुनरावृत्ति ही हो जाएगी, और यदि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का आधार पर किया जाए तो भ्रष्टाचार की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। अधिकारों की दृष्टि से दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो सकते हैं। यदि द्वितीय सदन का प्रथम सदन के समान शक्तियां प्रदान कर दी जाएं तो यह प्रतिनिधि सदन के समान ही शक्तिशाली हो जाता है। यदि प्रथम सदन की अपेक्षा द्वितीय सदन को कम अधिकार दिए जाते हैं तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इस प्रकार द्वितीय सदन का गठन ही स्वयं में एक समस्या है। और अंतिम में, संघ राज्यों के लिए अनावश्यक। संघीय राज्य के लिए भी दूसरा सदन न तो उपयोगी है और न ही आवश्यक है। वर्तमान समय में दूसरे सदन की सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि वे राजनीतिक दलबंदी के आधार पर चुने जाते हैं तथा उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह कहना अर्थहीन है कि इकाइयों के हितों की रक्षा के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। संघीय इकाइयों की शक्तियों को संविधान के में शक्तियों के विभाजन तथा न्यायिक पुनरावलोकन आदि की व्यवस्था करके सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये थे द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क, और एक सदनीय व्यवस्था के विपक्ष और पक्ष में तर्क।